क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में एक मुगले आजम को करने से पहले दिलीप साहब ने इनकार कर दिया था। क्या आप यकीन करेंगे कि अनारकली के रोल के लिए आज जिस मधुबाला के अलावा कोई चेहरा जहन में नहीं आता, उस रोल को पहले नरगिस जी करने वाली थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि विभाजन की वजह से मुगले आजम डिब्बा बंद हो गई थी और यह लगभग तय हो गया था कि फिल्म नहीं बनेगी, लेकिन फिर एक ऐसा खेला हुआ कि फिल्म बनी। भले बनने में 10 साल लग गए। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। कि आसिफ की फिल्म मुगले आजम हिंदी की सबसे चर्चित फिल्मों में एक है, जिसके डायलॉग और गाने आज भी हिट हैं। लेकिन मुगले आजम का बनना अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है। किस्सा शुरू होता है एक कब्र के मिलने से। जी हाँ, उर्दू विद्वान और नाटककार इम्तियाज अली ताज को 1920 में एक पुरानी और उपेक्षित कब्र मिली जिस पर अनारकली लिखा हुआ था। उन्होंने इस घटना से प्रेरित होकर अनारकली नाम का एक नाटक लिखा। नाटक हिट रहा और इस पर एक फिल्म बनी, द लव्स ऑफ अ मुगल प्रिंस। ये फिल्म साइलेंट एरा में ग्रेट ईस्टर्न कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाई थी, जिसमें सीता देवी और स्वर्ण सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे और निर्देशन प्रफुल्ल कुमार राय ने किया था। नाटक हिट था, लेकिन फिल्म सुपर हिट रही। जैसे आजकल फिल्मों के रीमेक बनते हैं, उस वक्त भी इस फिल्म का रीमेक बना, जिसमें सुलोचना रूबी मायर्स और डी बिली मोरिया मुख्य भूमिकाओं में थे। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर 1935 में अर्देशीर ईरानी के इंपीरियल फिल्म कंपनी के तहत टॉकी संस्करण आया, जिसे आर.एस. चौधरी ने फिर से निर्देशित किया और अन्ना साहब मायकर ने इसका संगीत दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। के आसिफ शुरुआत से थोड़े अलग टाइप के निर्देशक रहे। उनका सपना था कि वो फिल्मों में बड़ा नाम कमाए। वो यूं तो उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता एस नजीर के भतीजे थे, लेकिन चाचा जान भतीजे को इंडस्ट्री में लाने के इच्छुक नहीं थे। जी हाँ, और मुंबई में रहने खाने की जुगाड़ के लिए चाचा जान ने उनके लिए बस इतना किया कि खोड़ा दास सर्कल के पास एक दर्जी की दुकान स्थापित की और वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। दिलचस्प बात यह कि कभी कभी आसिफ इस दुकान को संगीतकार नौशाद के साथ शेयर भी किया करते थे। लेकिन जल्दी ही नजीर को पता चला कि आसिफ ने अपनी दुकान पर लेडीज टेलर का बोर्ड टांग लिया था, और वजह यह थी साहब कि वो सिलाई में कम और अपनी महिला ग्राहकों से बातचीत करने और पड़ोसी दर्जी की बेटी से मिलने में अधिक दिलचस्पी रखते थे। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नजीर ने दुकान करवा दी बंद और अपने भतीजे को लगा दिया फिल्म जगत में असिस्टेंट निर्देशक, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। महज कुछ साल के भीतर जो यंग आसिफ साहब थे, सहायक निर्देशक से पूर्ण निर्देशक बन गए, फुल टाइम डायरेक्टर बन गए और 1945 में फूल नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की। अब के आसिफ को लगने लगा कि उन्हें कोई बड़ी फिल्म करनी चाहिए, और बड़ी फिल्म के नाम पर उनके दिमाग में ख्याल आया मुगले आजम बनाने का। उन्होंने आइडिया को निर्माता शिराज अली को इस तरह बेचा कि क्या कहा जाए, मतलब समा बांध दिया। आसिफ ने कहा कि ये इंडस्ट्री की सबसे भव्य फिल्म होगी, वगैरह वगैरह। खैर, आसिफ साहब चाहते थे कि दिलीप कुमार प्रिंस सलीम की भूमिका निभाएं, लेकिन उस समय शिराज अली को लगा कि दिलीप कुमार इस भूमिका के लिए बहुत दुबले पतले हैं, स्लिम हैं। इस प्रकार मुगले आजम की शुरुआत प्रसिद्ध अभिनेता चंद्रमोहन को अकबर, नरगिस को अनारकली, सप्पू को प्रिंस सलीम, प्रसिद्ध कथक नर्तकी सितारा देवी, जो उस समय आसिफ की दूसरी पत्नी थी, को बहार, हिमालय वाला को दुर्जन सिंह और दुर्गा खोटे को जोधाबाई के रूप में कास्ट करके की गई। 1946 में शूटिंग शुरू हुई, लेकिन तभी विभाजन का दौर शुरू हो गया। भारत के विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान चले गए। इस दौरान प्रोड्यूसर शिराज अली हकीम ने अपनी सभी संपत्तियों को बेचकर पाकिस्तान का रुख कर लिया, और इसी बीच चंद्रमोहन ने आत्महत्या कर ली। लेकिन के आसिफ ने हार नहीं मानी। वो फिल्म बनाना चाहते थे। हालांकि यह तय नहीं था कि कैसे बनेगी फिल्म। हाँ, उन्होंने दिलीप साहब से दोस्ती बढ़ाना जरूर शुरू कर दिया। उन्होंने जानवर नाम की एक फिल्म की घोषणा की, जिसमें सुरैया और दिलीप कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे, लेकिन दोनों के बीच मतभेद होने के कारण यह फिल्म अधूरी रह गई। इसके बाद 1948 में उन्होंने हलचल फिल्म लॉन्च की, जिसमें दिलीप कुमार, नरगिस, सितारा देवी, बलराज साहनी, के.एन. सिंह, गीता निजामी, फैजी और कुक्कू जैसे सितारे थे। ये फिल्म 1951 में रिलीज हुई
और इसको औसत सफलता मिली। इस फिल्म के दौरान दिलीप कुमार और नरगिस के बीच मनमुटाव हो गया, जिसके बाद नरगिस ने दिलीप कुमार और के आसिफ के साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया, यानी आइंदा कोई फिल्म नहीं करेगी, उन्होंने दो टूक कह दिया। इसके बाद फिर से के आसिफ मुगले आजम को बनाने में जुट गए। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को अकबर की भूमिका के लिए साइन किया। उनके फैंस और जो उद्योगपति थे सेठ शपूर जी मिस्त्री और सेठ पलोन जी मिस्त्री ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की घोषणा कर दी। आसिफ साहब दिलीप कुमार को प्रिंस सलीम की भूमिका में लेना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार ने ही पहले इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें यह लगा कि यह भूमिका उनके प्रशंसकों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी, क्योंकि इसमें सलीम का किरदार ज्यादा एक्टिव नहीं था। फिल्म की शुरुआती स्क्रिप्ट के अनुसार हीरो पर कोई गाना भी नहीं था, लेकिन के आसिफ की कहानी कहने की शैली और भव्यता से प्रभावित होकर आखिरकार दिलीप साहब ने हाँ कह दी मुगले आजम करने के लिए, सलीम का रोल करने के लिए। फिल्म की स्क्रिप्ट को उर्दू साहित्य के दिग्गज लेखकों कमाल अमरोही, एहसान रिजवी, वजाहत मिर्जा, अमानुल्लाह खान और उनके सहयोगियों के साथ मिलकर बहुत बारीकी से तैयार किया गया। दिलचस्प है कि मुगले आजम को बनने में करीब 16 साल लगे थे। इसकी शूटिंग 1946 में शुरू हुई थी, लेकिन आखिरकार 5 अगस्त 1960 को यह फिल्म रिलीज हुई। जब फिल्म रिलीज हुई तो प्रमोशन के दौरान मुंबई की सड़कों पर हाथियों पर मुगले आजम के पोस्टर और प्रचार सामग्री छपवाई गई थी। इसके अलावा हाथियों के शरीर पर मुगले आजम के नाम और इसके भव्य होने के संकेत देने वाले शाही पैटर्न भी पेंट किए गए थे कि आसिफ हर हाल में इसकी भव्यता को दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। और यही वजह है कि मुगले आजम आज भी एक भव्य फिल्म के तौर पर याद की जाती है और आज भी इसके चाहने वाले करोड़ों प्रशंसक हैं। आपको ये किस्सा कैसा लगा? द किस्सा में जो हमने सुनाया, अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने द किस्सा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करें।